नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अरब समाचार विस्तार से। सिंध इतिहास व साहित्य शोध संस्थान व भारतीय इतिहास संकलन समिति के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय ऑनलाइन गोष्ठी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यशस्वी सिंध व हमारी भूमिका पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि सिंध सभ्यता का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। जब विश्व की अन्य सभ्यताओं में लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब सिंध सभ्यता अत्यंत विकसित अवस्था में थी। उन्होंने कहा कि सिंध के बगैर हम अधूरे हैं और हमारे बिना सिंध अधूरा है। नव जागरण देश में हुआ, उसका काम हो। अब अगर हम नगर थट्टा की बात करें, जहाँ इंग्लैंड का स्थान रहा हुआ है, तो नगर थट्टा को हम नहीं भूल सकते। 4000 जहाज जिसके किनारे आया करते थे, व्यापार का बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र नगर थट्टा हिंदुस्तान का हुआ करता था, वो आज हमारे पास नहीं है, सिंध का हिस्सा है। इसलिए सिंध का वो हिस्सा हमारे जीवन का अंग है। इसलिए ये सब चीज़ों के बिना हम अधूरे हैं, हमारा जीवन उसमें अधूरा है। हमारा इतिहास लिखा हुआ है, हिंदुस्तान की सभ्यता का इतिहास उसमें है, हमारी सीमाओं का इतिहास उसमें है, हमारा लोक देवताओं पर इतिहास उसमें उपलब्ध होता है, और सारी दुनिया की सभ्यता के बारे में या और जिसमें हम सिरमौर हैं, उसका भी सब कुछ लेखन सिंधी भाषा में है और सिंध में उसका लेखन हुआ है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सिंध हमारे जीवन का अंग है, हम उससे अलग नहीं हो सकते, हम उससे विलग नहीं हो सकते, और हम सिंध के बिना कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की परिस्थिति में हम जब बंटवारा हुआ, तत्कालीन लोगों ने सत्ता को जल्दी प्राप्त करने के लिए देश के टुकड़े कर दिए, और तो आज भी हमारा कहना है कि सिंध के बिना हम अधूरे हैं और सिंध हमारे बिना अधूरा है। और इसलिए सिंध को जब तक भारत का अभिन्न अंग नहीं होगा, सिंध की जीवन शैली जब तक नहीं होगी, हमारे दैनंदिन हमारे उपयोग में आने नहीं लगेगी, उसको वहाँ से हम दूर करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सिंध और हिंद ये दोनों हमारे जीवन के अंग बन गए हैं, और दुनिया को सिरमौर स्थान पर पहुँचाने के लिए उनकी भूमिका होगी। अब सिंध यशस्वी क्यों है? देखो, प्रकृति की गोद में स्थित ईश्वर का वरदान, वन आच्छादित कीर्ति से युक्त प्राकृतिक समृद्धता का ये भूभाग हमारा यशस्वी सिंध है। 1843 में इसका भारत में विलय हुआ और कालांतर में 1947 में ये अलग हुआ। और यदि हम इसकी स्थिति देखें तो एक तरफ तो सिंधु नदी है और दूसरी तरफ पार्श्व में इसका थार मरुस्थल है, और यह अरब की सीमा से भी मिलता है। हकीकत यह है, जो दरअसल का सच ये है कि भौगोलिक रूप से वो जो भूभाग था वो छूट गया, तो हम जो सिंधी हैं वहां से माइग्रेट होकर आए और यहाँ की जद्दोजहद में लगे, आजीविका में जुट गए। ठीक है, काफी साहित्यकार जो है उन्होंने उसके यहाँ आने के बाद में भी काम किया, लेकिन 99% सिंधी जो है वो आजीविका में ही जुट गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो हमारी भाषा, संस्कृति और सभ्यता थी, उसमें कुछ विलुप्त वाली स्थिति आने लग गई। तो सबसे पहली समस्या तो यह है कि न केवल सिंधियों को बल्कि अन्य लोगों को भी जो यशस्वी सिंध है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम उनको अलग अस्तित्व को हमने स्वीकार ही नहीं किया। वो सारी की सारी आर्य संस्कृति हमारे इन्वेजिव आर्य आक्रमण करके यहाँ, ऐसा नहीं था। उन आर्यों ने यहाँ जो भी आया, मुस्लिम आक्रांताओं से पहले तक आप पूरे के पूरे सिंधु के इतिहास को उठाकर देख ले, जिसने भी हिंदुस्तान में आने का प्रयास किया वो सिंधु को क्रॉस करके आया, और जो क्रॉस करके एक बार आ गया वो यहीं का होकर रह गया। कि यदि शब्दों के अंदर यदि सबसे ज्यादा शब्द यदि होते हैं तो सिंधी भाषा के अंदर जो शब्द का जो उच्चारण है, क्योंकि वो सारे भाषा गले के उस कंठ तक जाता है, वो सारी चीजों के, तो 52 अक्षर सिंधी भाषा के अंदर है। ये आपने वैसे जानकारी दी, पर एक इसके लिए एक जानकारी ये हो जाएगी, 52 अक्षर जो है सबसे ज्यादा यदि किसी भाषा में यदि शब्द है तो सिंधी भाषा के अंदर है। और उस वक्त संस्थान पे सारे काम में बच्चे डॉक्टरेट का काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर आईएएस और आईपीएस की तैयारी को लेकर भी उस जगह पे जो भी उनको सामग्री चाहिए होती है वो सामग्री लेने का काम कर रहे हैं। और जो ट्रांसलेशन का काम है वो सारा सिंधी साहित्य शोध संस्थान अजमेर में जो स्थापित है, जमरापुर सेवाघर में, उसमें स्थापित है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ में, क्योंकि ये सारा संचालन का कार्य भी आप ही को देख रहा था, क्योंकि ये सारा इतिहास संकलन
भारतीय इतिहास संकलन के बैनर पर ही सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, परंतु मैंने कहा कि कहीं किसी तरीके की जुड़ाव क्योंकि हो जाए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि सारी बातों को आप देखते हुए जैसे इतिहास संकलन में आपने इतने समय से कार्य किया है, क्या बोलते हैं सबके बारे में? जिसके बोलने वाले लोग भारत से अधिक विदेशों में यानी भारत से बाहर है, और उसका सही उत्तर था सिंधी। तो ये बात मेरे को भी पहली बार मालूम चली। तो मैंने कहा हम लोगों में भी अभी जागरूकता का अभाव है कि हमें कई चीजें ऐसी मालूम ही नहीं है कि सिंधी भाषा भारत से ज्यादा अन्य देशों में, विशेषकर पाकिस्तान में और भी अन्य देशों में जहाँ पे भी सिंधी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां बोली जाती है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, हम विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी देखते हैं। जो बात रंगा साहब और अरविंद जी पारिक और तेजोनी जी कह रहे थे कि पाठ्य पुस्तकों में आज भी सिंध के इतिहास का अभाव है। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना के विरोध में आज महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के लिए फांसी की मांग की गई। महिलाओं ने कहा आए दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे, ऐसे लोगों को कठोर कारावास देना आवश्यक है ताकि आरोपियों में डर पैदा हो पाए। किस बात को लेकर हम लोग जो कोलकाता में जो उस महिला के साथ, डॉक्टर महिला के साथ घिनौनी हरकत करी है, उस दरिंदे को फांसी की मांग कर रहे हैं। उसको फांसी होनी चाहिए, वो अकेला नहीं है, उसके साथ में काफ़ी लोग बता रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि उसके अंदर जो मर्दों का वीर्य मिला है वो 1 से ज़्यादा लोगों का था, तो 1 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाए। और ममता जो जिस तरीके से उनको जो शरण दे रही है अपराधियों को, वो शरण देना बंद करे। ममता एक औरत है वो। दूसरी बात है, डॉक्टरों पे जो 2-2 हज़ार की भीड़ आई उनको मारने के लिए, वो कौन थे, कौन अपराधी थे? वो राजनीतिक से पे आए थे वो लोग इस मुद्दे को दबाने के लिए। तो हम चाहते हैं चाहे ममता सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, अपराध को रोको मत, दबाओ मत, और हम दमड़े नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ जोर आवाज़ लगाएंगे और महिला होने के नाते हम लड़ेंगे। राजस्थान सरकार में जो लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है, दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो बच्चों का, हमारे साथ अभी एक बंदा है, उसके बेटे 8 साल के बेटे के साथ रेप किया है और पूरी गुद्दा फाड़ दी। वो 1 महीना से भर्ती है यहाँ, और वो नागौर डिस्ट्रिक्ट का था, नागौर पर। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हम लोग मांग करें कि ये अन्याय रोके। जानवर, छोटी बच्चियाँ, बच्चे, लड़के, कोई सुरक्षित नहीं है। क्या कर रही है सरकार? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये कुर्सी पे बैठे ना बड़े बड़े वादे करके, या तो कुर्सी छोड़ो, नहीं कर सकते हो तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा दो, फिर लड़ेंगे, पब्लिक लड़ेगी। फिर आज प्रदर्शन किया है आपने? हम लोग कलेक्टर को दे रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, और इनको सबको दे रहे हैं। मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन की राजस्थान अध्यक्ष हूँ, गौरी देवी नाम है मेरे। हमारे साथी बहुत सारे इतवा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हम सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। आज अजमेर में वैशाली नगर के वैन चालकों द्वारा प्रदर्शन कर आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग की गई। वैन चालकों ने कहा कि वैशाली नगर में लगातार आवारा पशु बढ़ रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, जिसके कारण पशुओं के चोट भी लग सकती है और वाहन मालिकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने नगर निगम से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आज हमारे स्कूली वैन चालकों ने एमपीएच स्कूल मीटिंग करी। ये 3-4 दिन से पीड़ित हैं। आवारा पशुओं का जैसे सांड है और आपके ये गायें हैं, ये इस तरह से घूम रही है। ये आने वाले टाइम में किसी न किसी व्यक्ति को हादसे का शिकार बना सकती है। तो इस और नगर निगम को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आप जरा सी आउटलाइन गलत हो जाती है 2 व्हीलर की, 10 सेकंड में उठा के ले जाते हो। जबकि इस वाले रोड पे, जो ये चौपाटी वाला रोड है, इस पर कौन सा नागरिक, कौन सा अधिकारी नहीं आता, सबकी जानकारी में है। और जब हमारे को आधा घंटा मिलता है स्कूल छोड़ने में, तो हमें गायों से बचना पड़ता है। और गायों का झुंड इस तरह से आता है कि अगर उनके लग जाए तो हमें दुख होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है। और अगर वो किसी को इंजर्ड कर दे तो ये भी बहुत आने वाले टाइम का ये बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। तो मेरी नगर निगम को, प्रशासन अधिकारियों को ये निवेदन, आग्रह है कि आवारा पशुओं को रोड से दूर किया जाए। जब आज हमारी माँ को हम इतना घर में सुरक्षित रखते हैं, तो गाय जब हमारी माँ है, हम उसका सारा जिंदगी दूध पीते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, तो उसको
लोगों को, मालिकों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको घुमाना है तो यार इधर पहाड़ी पास में उधर लेके जाओ। ये मेन रोड पे खुला छोड़ने का और प्रशासन की अनदेखी करने का, और ये आने वाले टाइम में एक बड़े हादसे को न्योता देती है, जो ये गलत है। आज हर घर के अंदर एक अमूल्य शरीर है, अगर उसको इंजर्ड होता है तो ये लाखों रुपए का नुकसान होगा और कोई मर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए प्रशासन से और नगर निगम से और यहाँ की अजमेर शहर की कलेक्टर साहिबा राजा को, हम आम नागरिक का, हम वैन चालकों का ये दर्द है कि हम टाइम पे सुरक्षित बच्चे पहुँचा सकें। इसलिए इन आवारा पशुओं को शहर से और मेन रोड से हटाया जाए। पृथ्वीराज सागला, एक वैन चालक। छोड़ देते हैं रास्ते में, जब दूध लेने के बाद ये छोड़ देते हैं, ये गलियों में घूमती रहती है, समझे ना, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रोड के क्या हाल है? रोड के खराब ही है, रोड पूरी खराब है, पूरी। नहीं, कितने कितने गायों के झुंड मिल रहे हैं? 3 तो गायें आती रहती है, 2-3 तो आती और जाती है, आती और जाती है। तो आप ये प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन यही कहते हैं कि भाई इनको घरों में ही रखो या कहीं और जंगलों में छोटी छोटी गलियों में क्यों। राजस्थान पुलिस के डीजीपी उत्कल रंजन साहू आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। अजमेर आईजी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और आईजी द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि देश में आज साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। पुलिस महानिरीक्षक आईपीएस ऑफिसर यूआर साहू पीछे हो जाओ एकदम। देखिए सभी ने अपना अपना जो है परिचय उनको दिया है अजमेर के जो भी जिला अधिकारी हैं उन सभी के द्वारा, और अब हो सकता है कुछ देर में प्रेस वार्ता के द्वारा मीडिया को भी संबोधित किया जाए। राजस्थान पुलिस के मुखिया यूआर साहू आज अजमेर में पधारे हैं। अच्छा यहाँ तक तो रहे आपको बुलाएंगे ना? अच्छा ठीक है आप लोग हाँ एक मिनट बुलाता हूँ। आपको सभी बुलाते जी एक बार हाँ आप प्लीज सब बाहर। इसके लिए जब मैं जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि रास्ते में हमारे लोगों से मिलकर बात करके अपने काम के बारे में उन्होंने समस्या परेशानियों बात करके करते हुए आगे जाओ, इसीलिए रुका। सर साइबर क्राइम एक राजस्थान में बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। आप पढ़े लिखे भी हैं जो इसमें ज़्यादातर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, क्या पुलिस को टेक्नोलॉजी के प्रति और ऊपर होने की जरूरत है और इसके लिए राजस्थान पुलिस और क्या नवाचार कर रही है सर? नहीं, साइबर क्राइम की जो बेसिक समस्या का अगर पहला कोई चीज़ अपन ध्यान रखने की बात है वो है जनता को खुद को जागरूक होना। आप प्रेस और मीडिया में आप लोगों द्वारा बहुत समय में अलग अलग प्रकार की साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अखबार में, टीवी में रेगुलरली आती रहती है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी अपना प्रयास करते हैं। सभी जो
राज्य के पुलिस है वो भी अपना कोशिश करते हैं कि ये सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि साइबर क्राइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अब एक आप सभी को ध्यान होगा डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा चलन चल चुका है जिसमें टेलीफोन पे कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दो नहीं तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा या आपके परिजन किसी को ये परेशानी हो जाएगी गिरफ्तार कर लूँगा, और लोग उसको मान रहे हैं, मान के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इतनी प्रचार प्रसार उसकी हो रही है। जागरूक होना पहली जो आवश्यकता है। दूसरा, अगर हो भी जाए तो जो 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, उस पर तुरंत उसका इंफॉर्मेशन दे तो कम से कम पैसा वापस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर आपने सर एक अलकायदा का नया मॉड्यूल निकला, 6 ठिकानों पर राजस्थान में छापे पड़े हैं सर, और उत्तर प्रदेश झारखंड राजस्थान ये रहा, तो कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं, और ये आतंकी जो संगठन अभी एकदम सामने आए हैं, राजस्थान कितना सुरक्षित है आपकी नजर में? मैंने मीडिया में और टीवी में देखा था, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हमसे सहायता मांगी थी उस कार्रवाई में। अब एग्जैक्टली जो किस प्रकार का मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का क्या प्लान और प्रोग्राम्स था, राजस्थान में कहाँ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन इनको सहायता पहुंचाई, उन्होंने कितने दिन से ये ऐसी चीज़ें हो रही थी, इस सब की जानकारी करने के लिए हमारे ATS के जो ADG हैं उनके लोग इस पे लगे हुए हैं। आगे इसका पूछताछ करेंगे, मालूम करेंगे, और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी कोशिश यही करेंगे। ये हमारा काम है कि राजस्थान को हम ऐसे काम के लिए कि इस धरती पे नहीं हो, ये हम बिल्कुल राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, मतलब इसका मतलब आपके इससे ये है कि राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्मेशन है कि आप अपन इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं ATS के द्वारा। हाँ, ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उसकी डिटेल्स हम हमारी ATS से तहकीकात करते हैं। सर दूसरा, अभी साइबर सेल से जुड़ा हुआ मामला था सर, अभी साइबर सेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मामले आते हैं सामने, आने के बाद ही कुछ ही लोगों को हम रियायत दे पाते हैं या वो रेमेडी दे पाते हैं, लेकिन जितना सक्षम हमें होना चाहिए अभी उतने सक्षम नहीं हो पाए। उतने सक्षम राजस्थान पुलिस की जो साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन पे जो संसाधन, जितनी साइबर क्राइम की संख्या को देखते हुए होनी चाहिए, आज की तारीख में है नहीं, और जो उसका रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि अब एक झटके में नहीं भी कर सकते, धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसके तहत जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैं जैसे साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइमली साइबर क्राइम पोर्टल पे साइबर क्राइम का सूचना किसी ने दर्ज करा दी तो वो अपराधी भले ही विदेश में बैठा हो हमारे पास नहीं आए, लेकिन जो उनका फ्रॉड का राशि है उसके मिलने की संभावना बहुत हो जाती है, और जो लोग बहुत जल्दी करते हैं उनको पैसा वापस मिलता है। सर लगातार ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आपको रोकने के लिए सर कोई नया आपके पास में प्लान है, नवाचार कर रहे हैं कोई इस चीज के लिए? आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के लिए? संगठित अपराध के लिए हमारा AGTA बना हुआ है और उस बढ़िया काम कर रहा है वो। सरकार ने अभी जो दिसंबर की महीने में AGTA की जो गठित किया था वो काम अच्छा कर रहा है संगठित अपराध। सर नौकरी काफी कम रहती है, और छुट्टियों की जहाँ तक बीच में बात आई थी कि पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जाएगी, वीकली ऑफ दिए जाएंगे, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। उसमें अभी कोई विचार नहीं हुआ। उसमें लागू तो किया था, चालू तो किया था, पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था, लेकिन अभी कोई विचार नहीं। सर क्या लगता है सर साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों, किसके पीछे प्रमुख वजह? होने की जरूरत है लोगों को, बाकी तो ठग बैठे हैं, सुबह से शाम तक टेलीफोन करेंगे, अब वो 100 लोगों को फोन करते हैं, उसमें से कोई ना कोई लापरवाही कर लेते हैं अपनी मोबाइल पे, तो उनका काम तो हो जाता है। ठीक है सर, राजस्थान पुलिस गैंगस्टर्स को लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं आप जिनको पकड़ करके जेल भिजवाते हैं, वही गैंगस्टर जेल से ही अपना गैंग को संचालित कर रहे हैं। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में है, लेकिन अपने संसाधनों की वजह से वो जूझ रही है। बात करें अपन जैमर की, तो वहाँ पर जैमर तक खराब पड़े, क्या कहेंगे? जेल की जैमर के बारे में जितना मुझे जानकारी है, हालांकि ये काम DG जेल साहब का परिव्यू का है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उस पर अभी वो स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार का ऐसे व्यवस्था किया जाए जिसमें मोबाइल्स जो जेल्स में चल रही है वो चले नहीं। बाकी समय समय पर चेकिंग करना, मोबाइल को वापस अंदर से रिकवर करना, उस पर कार्रवाई करना, वो हम करेंगे, चलता है।
सर पुराने मर्डर केस के अंदर एसपी बदल जाते हैं, एसपी डीजीपी तक बदल जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन पुराने हत्या से जुड़े हुए मामले काफी पेंडेंसी चल रही है सर, क्यों नहीं आज तक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हत्याओं के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सभी प्रकार के जितने भी ऑफेंस होंगे सारे ऑफेंसेस का पुलिस खुलासा करने के लिए सक्षम है, लेकिन हाँ सिंसियरली मेहनत होना जरूरी है और की भी जाती है। कुछ केसेस जरूर ऐसे होंगे जो ब्लाइंड रह गए, डकैती का हो, मर्डर का हो या लूट का हो या चोरी का हो, जो पुलिस ने नहीं खोल पाई है। ये बात सही है कि कुछ ऐसे रह भी जाती है जो बावजूद प्रयास के पुलिस नहीं कर पाती। कई दफा दाखिल हो जाती है होती है नेचुरल, जब नहीं कर पाएगी तो दाखिल कब करेंगे। सर नफरी कितनी मानते हैं हमें, अगर मौजूदा हालातों को देखते हुए कितनी नफरी होनी चाहिए, क्योंकि थानों की बहुत ज्यादा है। ये असेसमेंट मैंने किया नहीं एग्जैक्टली कितनी चाहिए हमें आज की तारीख में, अगर काम के हिसाब से कोई स्टडी किया जाए वो तो अभी एग्जैक्टली कह नहीं पाऊंगा कितनी चाहिए, लेकिन अभी जितना है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करने के लिए हम अक्षम है, बिल्कुल कर सकते हैं काम। सर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ है, भ्रष्टाचार को पुलिस और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ योजना है? पुलिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है, आप अखाड़ा में पढ़ रहे होंगे, पुलिस वालों को उठा के बंद कर रही है। बावजूद इसके बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार करेगा जाना चाहिए जेल और जाना चाहिए घर, इसमें कोई दोहराई नहीं। ठीक है सर, अलकायदा के जो ट्रेनिंग भिवाड़ी में दी जा रही थी हथियारों की, और भिवाड़ी जगह ही क्यों चुनी गई, क्या इस पर अभी तक? अभी आपको कहा कि ये काम जो है दिल्ली पुलिस का है जी, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स है कि ये कौन से लोग थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, इनका क्या प्लान था, मददगार कौन थे, इसकी हम जानकारी करके फिर आगे कर पाएंगे, तभी जवाब दे पाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कल तक जब तक का काम नहीं हुआ था हमें पता नहीं था, तो अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान पुलिस भी अलग से काम करेगी इस पर? बिल्कुल, इस पे जो लोग हैं, अब ये हमारे धरती से अगर कोई चीज हुआ है राजस्थान की धरती से, इसको जानकारी करके हमें जो करना चाहिए वो हमें करेंगे। जी, उदयपुर में हाल ही में चाकूबाजी स्कूल में हुई और एक बच्चे की मौत हो गई, तो इसको लेकर अब ऐसी घटना ना घटे तो पुलिस क्या पहलुओं पर? उदयपुर की घटना जो है वो स्कूल में दो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आपसी झगड़ा वो आगे तक पहुंच गया जी। अब स्कूल में दो विद्यार्थियों की आपस में झगड़ा नहीं हो, इसकी तो गारंटी मेरे हिसाब से शायद कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ राजस्थान सरकार ने उस घटना के बाद ये आदेश जारी कर दिया कि नुकीली चीजें, चाकू टाइप की चीजें ये स्कूल के अंदर जाए नहीं, विद्यार्थी के पास रहे नहीं, और ऐसी चीजें अगर स्कूल के अंदर नहीं जाएगी तो ऐसी घटना होगी नहीं। सर एक छोटा सा सवाल सर, कोलकाता में जो ट्रेन डॉक्टर की मर्डर हुआ वहाँ पे FIR बाद में हो रही है, पोस्टमार्टम पहले हो रहा है, सर पुलिसिंग का कितना ये मानते हैं कि इस तरीके की हालात सही रहते हैं क्या? कोलकाता का बारे में टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कलकत्ता के इंसिडेंट की, वहाँ तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन घटना का सूचना मिलने पे वहाँ जाना और उसी अनुसार कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज एवं जेएलएन अस्पताल में अब तंबाकू उत्पाद को लेकर और प्रवेश पर रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के सभी गेट पर गार्ड को नियुक्त कर दिया गया है, चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश की इजाजत देगा। ये कल हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने ये पहल शुरू करी थी कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध जोन क्रिएट करा जाए, उसी पहल पे हम लोगों ने यहाँ पर 2 गार्ड खड़े कर रखे हैं, और इन गार्डों को हमने ये कर रखा है कि जो भी व्यक्ति जाए उसके साथ में जो धूम्रपान निषेध वगैरह जो सामान है वो सब कुछ है उसको वो उसमें कराए। अभी इसमें लेडीज गार्ड है नहीं, एक अभी तक इसमें ग्रेजुएटी के गेट पे हुए हैं और आउटडोर में बड़ी संख्या से लेडीज गार्ड भी इसमें बराबर लगा रखे हैं इसके अंदर से। तो जो लेडीज गार्ड है, जेंट्स गार्ड है, वो जैसे फीमेल आई तो उसको लेडीज गार्ड चेक करेगा, तो एक फीमेल की व्यवस्था भी यहाँ पे करा रहे हैं इसके अंदर से, वो आराम से चेक कर जा रहे हैं। और 2 बजे बाद में यहाँ पर क्या है, जो भी है ना ID कार्ड लगाएगा उसके साथ में वो मरीज वहाँ पे जाएगा। श्री श्याम सेवा कल्याण संघ अजमेर के तत्वावधान में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर दिनांक 24 अगस्त 2024 शनिवार को कृष्णगंज नांदेश्वर महादेव मंदिर के सामने अनासागर सर्कुलर रोड पर शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। श्री श्याम सेवा कल्याण संघ के तत्वाधान में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर एक विशाल भजन संध्या का आयोजन करने जा रहे हैं।
यह भजन संध्या 24 तारीख शनिवार को नांदेश्वर महादेव मंदिर जो कृष्णगंज आना सागर मुख्य रोड पर है, उसके सामने वाली गली में हम लोग यह प्रतिवर्ष यह भजन संध्या का आयोजन करते हैं। बाबा का विशाल यहाँ पर दरबार सजेगा। उस दरबार के अंदर बाबा श्याम का दरबार, शिव पार्वती का दरबार, हनुमान जी का दरबार, गणेश जी का दरबार का दरबार सजाकर और हम लोग बहुत ही अच्छा श्रृंगार यहाँ पर करने जा रहे हैं। इस भजन संध्या का मैं देश के ख्याति प्राप्त कलाकार पुरुषोत्तम भरद्वासी जो वृंदावन से हमारे मध्य आएंगे, जिनका महाकाल एक अपने आप में बहुत ही अच्छा महाकाल है। मेरे मानना है कि उनके मुकाबले महाकाल देश भर में बहुत कम लोग ही गाते हैं। और हेमलता खंडेलवाल जो माँ और बेटी पर जिनका भजन देश भर में विख्यात भजन है, वो भी हमारे मध्य उपस्थित होगी। और अजमेर में हमारे विमल जी गर्ग हमारे भाई, वो भी अपने भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। इसके साथ साथ कई कलाकार भी अपने यहाँ भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। महिलाओं की और पुरुषों की हम लोग संस्था ने अलग बैठने की व्यवस्था की गई है और हम लोग यहाँ पर इत्र गौर की वर्षा करेंगे, फूलों की वर्षा भी करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ में बारिश को देखते हुए किसको कोई परेशानी नहीं हो, हमारा प्रयास ये रहेगा अधिकतम स्थान हम लोग वाटर प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि बारिश में हमारी भजन संध्या यहाँ पर आए। पुनः आप लोग सब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी भक्तजन इस विशाल जागरण में पधारें और आनंद लें। देखिए 7:15 बजे के आसपास हमारा एक आरती करने का प्रयास पूरा रहेगा और करीबन 8 बजे हम लोग पहला भजन प्रारंभ कर देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। स्थान कृष्णगंज आना सागर सर्कुलर रोड पर, जो मुख्य रोड पर नांदेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके ठीक सामने वाली गली में हम लोग संध्या का आयोजन करेंगे। देखिए बारिश के अंदर भाई साहब हम लोग जहाँ गिद्दे लगाते हैं प्रति वर्ष, हम लोग गिद्दे तो लगाएंगे, इसके साथ साथ में संस्था ने 500 चेयर करीबन और व्यवस्था करी है, क्योंकि हम लोग गिद्दे हटाकर वहाँ चेयर की व्यवस्था कर सकें। और जैसा मैंने भी आपको जानकारी दी कि वाटरप्रूफ पंडाल का भी हमारा प्रयास है, हम लोग वो भी कार्य कर रहे हैं पर बारिश के अंदर। देखिए श्याम सेवक कल्याण संघ 24 साल से भजन संध्या करता हुआ आ रहा है। प्रतिवर्ष हम लोग जागरण को करते हैं। हमारा उद्देश्य ये था कि बड़े जागरण जैसे मदारगढ़ पर होता है, अम्बे माता जी के मंदिर का होता है, एक बड़े जागरण होते हैं, परंतु हमारा ये उद्देश्य था कि कॉलोनी स्तर पर भजन संध्या या कोई भी अच्छा आयोजन, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, वो प्रारंभ हो, क्योंकि अधिकांश कॉलोनी पर कोई आयोजन ऐसे नहीं होते थे। सन 2001 के अंदर हम लोगों ने इसी मानसिकता के साथ में एक संस्था का गठन करा और यह प्रयास किया कि कॉलोनी स्तर पर हम लोग भजन संध्या का आयोजन कर रहे हैं, जिस क्षेत्रवासी सम्मिलित हो और हम लोग सफल रहें। और निरंतर हम लोग 24 वर्षों से इस आयोजन को कर रहे हैं। ठीक है, कई संस्थाएं आयोजन करती है शहर में, परंतु निरंतर इस आयोजन को रखना वह एक श्याम सेवक कल्याण संघ का प्रयास है। और हमारी संस्था ने अजमेर ही नहीं, राजस्थान के अंदर ऐसा बड़ा आयोजन 27 अरब आज से लेकर राम नाम परिक्रमा, प्रथम परिक्रमा हम लोगों ने की थी, यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा हम लोगों ने की थी, सुंदरकांड के 500 आसन पर पाठ वो हम लोगों ने दिए थे, राम कथा, कई आयोजन पूर्व संस्था ने यहाँ पर करें। और संस्था का प्रयास भी आगामी ये रहेगा कि हम लोग अजमेर के साथ जोड़कर, सभी भक्तों को जोड़कर बड़े से बड़े आयोजन हम लोग भक्तों के बीच में ला सकें। देखिए सर्वप्रथम हमारी भाई पूरी टीम है, ये हमारे गुरुकुल जी कुशलिया हैं, विशेष सहयोगी हैं हमारे, मैं अध्यक्ष श्याम सेवक का राकेश जिडवानिया साहब, ये महेश जी आचार्य भाई साहब, ये पूरी टीम भाई साहब, ये पूरे भाव वाली टीम। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी 12 वफात को लेकर ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित अकबरी मस्जिद में बैठक आयोजित कर मुस्लिम समाज के सभी वर्गों ने निर्णय लिया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जुलूस शान और शौकत के साथ निकाला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जलसा निकाला जाता है, उसकी तैयारियों को लेकर के आज अकबरी मस्जिद के अंदर सभी जमातों के जो सदर थे उनकी बैठक रखी गई है। और उस बैठक के अंदर ये तय किया गया है कि साहब जो जुलूस का मार्ग रहेगा उसके अंदर सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए वॉलंटियर लगा करके सफाई बेहतर से बेहतर कराई जाए। और क्या रखा गया इसकी खास जो वजह थी? जो हर साल जुलूस निकाला जाता है उसकी तैयारियों को लेकर के ये पहली बैठक रखी जाती है। अब इसके बाद में रेगुलर हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मीटिंग रख करके, क्योंकि अभी वक्त है 1 महीने का, तो उस 1 महीने में जो भी हमारी तैयारियां हैं उनका। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जो ढोल वगैरह जो थे उसके ऊपर सभी की एक राय बनी है कि साहब ढोलों पे, डीजे पे, इस पे पाबंदी रहे ताकि जुलूस अच्छी तरह और शांतिपूर्वक निकल सके और जुलूस पढ़ते हुए सब लोग चले, ये तय किया गया है। अब ये कहाँ से कहाँ तक निकलता है जुलूस? शाहिदी के झोपड़े से लेकर के
निज़ाम गेट से बन करके और दौलत बाग पहुंचता है, कुतुब साहब की मस्जिद के वहां पर समापन होता है, वहां पर सलातो सलाम पेश किया जाता है। आपका नाम? काजी मनो। आज आरपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा राजस्व अधिकारी और ईओ एवं आरओ परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2022 से परिणाम लंबित है, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं किए गए। आज इसी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। हमारी मांग सर 2022 राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी भर्ती को लेकर के है। ये स्वास्थ्य विभाग की भर्ती है जो 2022 में जारी की गई थी। पिछले साल मई में हमारा पेपर लगा था सर, और नवंबर 2023 में इसका प्रोविजनल परिणाम भी जारी कर दिया गया, और दिसंबर में हमारे दस्तावेज सत्यापन करवाने के 9 माह पश्चात भी आयोग द्वारा अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। बिना किसी कारण के, ना ही किसी जांच एजेंसी या किसी भी माननीय कोर्ट के द्वारा कोई परिणाम जारी ना करने पे स्टे नहीं है। उसके बावजूद भी आरपीएससी के हठधर्मिता के कारण से परिणाम जारी नहीं किया गया है। मैं एक और अवगत करवाना चाहूँगा, एक और बात पे आकर्षित करना चाहूँगा कि एक तरफ तो माननीय भजनलाल सरकार 4 लाख नई नियुक्तियों की बात कर रही है, और एक तरफ पिछले 2 साल से जो भर्तियां लंबित हैं उनकी ही अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भजनलाल सरकार से कि हमारी भर्ती का जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करवाकर हमें शीघ्र नियुक्ति दे, ताकि नगरीय निकायों में, राजस्थान के नगरीय निकायों में जो 90% राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के पद रिक्त हैं वो शीघ्र भरें, जनता के भी काम नहीं अटके, जनता को भी राहत मिले और हमें भी बेरोजगारी से छुटकारा मिले। आज हमने सरकार और आरपीएससी सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसी विभाग का एक सार्वजनिक शौचालय है आरपीएससी के पीछे की तरफ, उसी शौचालय की हमने साफ सफाई की है ताकि सरकार और आरपीएससी हमारी मांगों को सुने, क्योंकि हमने 100 से अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं। 1000 से ज़्यादा हम विभाग को और अधिकारियों को लेटर लिख चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 7 महीनों से हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही आरपीएससी परिणाम जारी कर रही है। इसलिए हमने एक छोटा प्रोग्राम रखा ताकि हम सांकेतिक प्रदर्शन कर सकें शौचालय की सफाई करके, और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम वृक्षारोपण कर 111 पेड़ लगाने का आज हमने लक्ष्य रखा है, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। अगर जल्द परिणाम जारी नहीं हुआ तो आगे किस तरह की आंदोलन? अगर जल्द परिणाम जारी नहीं हुआ तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे और आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन या किसी प्रकार की जो योजना है हम सब बैठ करके तय करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मेरा नाम अभिषेक सैनी है सर। हमारी मांग ये है कि 2022 की जो भर्ती है राजस्व विभाग की, राजस्व अधिकारी और ईओ और आरओ, राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी की, उसका अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गांधीवादी तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसका अंतिम परिणाम जारी किया जाए। जिसको भर्ती को आए 2 साल हो गए और एग्ज़ाम हुए 1.5 साल हो गए, और जो 2 गुना चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो अंतिम परिणाम जारी करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से और सचिव महोदय से निवेदन है कि आप अंतिम परिणाम जारी कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करें। क्या लगता है आपको अभी तक परिणाम जारी नहीं किया? क्या कारण है? अब कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, अब पता नहीं उनका। हम लोगों को, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें कुछ ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं, लेकिन न तो ये भर्ती कहीं भी किसी जांच एजेंसी के दायरे में भी नहीं है, और न भी माननीय कोर्ट ने अभी तक कोई रोक लगा रखी, कोई रोक नहीं लगा रखी है, न किसी एजेंसी के पास है। आज क्या किया? आज हम लोगों ने ये सार्वजनिक जो शौचालय दिख रहा है उसकी सफाई की, और वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। 111 पौधे लगाएंगे और एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो शुरुआत की थी हरियाली और राजस्थान, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये टारगेट रखा कि आज ये वृक्षारोपण का काम करेंगे और शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से हम अपनी जायज़ मांगों को निवेदन करते हुए रखेंगे। और हमने आरपीएससी सचिव महोदय को आज ज्ञापन दिया है, अध्यक्ष महोदय को भी ज्ञापन दिया है, और सीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, और इसलिए हम सब लोग यहाँ बेरोजगार लोग इकट्ठे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।